नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के नेताओं ने प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया। सुप्रीम कोर्ट राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा में 1200 साल पुराने 2 दानात्मक यानी वर्तानुष्ठित लघु स्तूपों की खोज की। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक भारत का लक्ष्य 3 व्यक्तियों को समुद्र तल से 6000 मीटर की गहराई तक भेजना है। स्वीडन ने यूरोप में दुर्लभ मृदा तत्वों के सबसे बड़े भंडार की खोज की। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विद्युत क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन योजना जारी की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के नेताओं ने प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया। ये शिखर सम्मेलन बढ़ती वैश्विक अस्थिरता और अनिश्चितता के बीच भारत की पहल पर शुरू किया गया है। इस सम्मेलन के माध्यम से विकासशील देश अपनी चिंताओं, परिप्रेक्ष्यों और प्राथमिकताओं को साझा कर सकते हैं। इनमें कोविड-19 महामारी के प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, अनिश्चित आपूर्ति श्रृंखला, विश्व के कुछ भागों में चल रहे संघर्ष और ऋण संकट कुछ प्रमुख चिंताएं हैं। ग्लोबल साउथ जो शब्दावली है, इसका उपयोग एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों के लिए किया जाता है। इन देशों की कुछ साझी विशेषताएं हैं, जैसे कि इन देशों का औपनिवेशिक इतिहास रहा है, यानी कि यूरोपीय शक्तियों ने इन्हें अपना उपनिवेश बनाकर रखा है। इसके अलावा वैश्विक बहुपक्षीय संस्थानों की शासी संरचना में इनकी भूमिका बेहद कम है। इस समिट से वैश्विक राजनीतिक और वित्तीय गवर्नेंस को नया स्वरूप देने से इन देशों को अपने यहाँ असमानताओं को दूर करने, अवसरों को बढ़ाने, समृद्धि का समर्थन करने और प्रगति तथा समृद्धि का विस्तार करने में मदद मिल सकती है। अधिवेशन के दौरान भारत ने कई पक्षों को प्रस्तुत किया है। भारत ने ये कहा कि विश्व को फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए एक वैश्विक एजेंडे की आवश्यकता है। इसके अलावा वैश्वीकरण का एक ग्लोबल साउथ सेंसिटिव मॉडल तैयार करने की जरूरत है और इसके लिए 3 मूलभूत परिवर्तन करने होंगे। वैश्विक स्तर पर आत्म केंद्रित वैश्वीकरण से मानव केंद्रित वैश्वीकरण की ओर बढ़ना होगा। दूसरा है नवाचार और प्रौद्योगिकी के स्तर पर। इसमें सामाजिक परिवर्तन के लिए संरक्षण प्राप्त प्रौद्योगिकियों के अंतिम प्राप्तकर्ता होने की बजाय ग्लोबल साउथ के नेतृत्व में विकसित नवाचारों के उपयोग को बढ़ावा देना होगा। तीसरा है विकास सहयोग। इसमें ऋण की आवश्यकता वाली परियोजनाओं की बजाय मांग आधारित और संधारणीय विकास सहयोग आधारित परियोजनाओं को अपनाना होगा। विश्व को फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए जो वैश्विक एजेंडा है, उसके तहत एक समावेशी और संतुलित अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करके ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं के प्रति अनुक्रिया करना है। इसके अलावा इस तथ्य को स्वीकार करना कि सभी वैश्विक चुनौतियों पर साझा किंतु विभेदित जिम्मेदारियों का सिद्धांत लागू होता है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए उनमें सुधार करना जरूरी है। इसके अलावा सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना, कानून का शासन सुनिश्चित करना और मतभेदों तथा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। राम सेतु को आदम का पुल भी कहा जाता है। ये तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच उथले समुद्र में चूने पत्थर की एक श्रृंखला है। हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा ने एक संकल्प पारित करके केंद्र से सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट पर फिर से कार्य शुरू करने का आग्रह किया है। सेतु समुद्रम शिप चैनल परियोजना के क्रियान्वयन को देखते हुए राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने की मांग की गई है। इस परियोजना के तहत भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही के लिए एक पोत परिवहन मार्ग के निर्माण की योजना बनाई गई है। इसमें 2 चैनल प्रस्तावित हैं। एक है आदम के पुल के आर पार और दूसरा है पाक खाड़ी से होकर के। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2007 में इस परियोजना के काम पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार भी राम सेतु को नुकसान पहुंचाए बिना एसएससीपी यानी सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट के लिए एक अन्य मार्ग तलाशने की इच्छुक है। एसएससीपी का महत्व ये है कि ये भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच नौवहन की दूरी को कम करेगी। ये भारतीय तटरक्षकों और नौसैनिक जहाजों के लिए नौवहन में सुधार करके राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी। हालांकि सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट से जुड़ी कई चिंताएं भी हैं।
ये बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी के अधिक उथले और अधिक शांत जल के बीच स्थित प्राकृतिक अवरोध को नष्ट कर देगी। नौवहन यातायात की वजह से तेल और समुद्री प्रदूषण इस क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करेगा। राम सेतु से लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। ये मन्नार की खाड़ी की मूंगा चट्टानों के लिए भी खतरा पैदा करेगी। अगली खबर पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा में 1200 साल पुराने 2 दानात्मक यानी कि वोटिव लघु स्तूपों की खोज की है। बिहार में नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर सराय टीला में दानात्मक लघु स्तूपों की प्राप्ति हुई है। इन लघु स्तूपों को मन्नत पूरी होने पर बनवाया जाता था। स्तूप शब्द को संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ढेर। ये टीले की तरह या फिर अर्धगोलीय समाधि संरचना होती है। इसमें बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए सांची का स्तूप बुद्ध के अवशेषों पर बना है। स्तूप की स्थापत्य कला से संबंधित विशेषताओं की बात करें तो इसमें गुम्मद के आकार जैसा एक अर्ध गोलाकार टीला या अंड होता है। इसमें एक वर्गाकार रेलिंग या हर्मिका बनी होती है। केंद्रीय स्तंभ 3 छतरी जैसी संरचना को आधार प्रदान करता है। ये संरचना बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का प्रतिनिधित्व करती है। ये 4 दीवारी से घिरा होता है और चारों दिशाओं में अलंकृत प्रवेश द्वार बने होते हैं। इसमें अनुष्ठानिक परिक्रमा के लिए अंड के चारों ओर एक गोलाकार चबूतरा बना होता है। नालंदा महाविहार की बात करें तो ये यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। इसमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 13वीं शताब्दी तक के एक मठ और शैक्षिक संस्थान के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नालंदा में गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ने कुछ समय के लिए निवास किया था। नागार्जुन, धर्मपाल, दिडनाग, जिनमित्र, शांतरक्षित जैसे विद्वान नालंदा महाविहार से संबंधित थे। इसके अलावा इसमें ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे बौद्ध विदेशी यात्री भी आए थे। नालंदा महाविहार गुप्त राजवंश, कन्नौज के हर्ष और पाल राजवंश के संरक्षण में काफी समृद्ध हुआ था। इसमें स्तूप, चैत्य और विहार शामिल हैं। इसमें स्टूको प्लास्टर, पाषाण और धातु कला की महत्वपूर्ण विशेषताएं मौजूद हैं। स्तूप के आरंभिक विकास क्रम की बात करें तो बुत्कारा का महान स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसमें सबसे पहले स्तूप जो मिलते हैं वो मौर्यों के समय के मिलते हैं, जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व का रहा है। इसमें मौर्य काल के सिक्के भी मिले हैं और मौर्य काल के स्तूपों में शीस्ट और प्लास्टर का उपयोग किया जाता था। फिर स्तूपों का जो दूसरा इवोल्यूशन हुआ वो हुआ हिंद यवन के समय में। ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व का रहा है। इस दौरान प्राप्त सिक्कों में मिनांडर प्रथम दिखते हैं। इसमें भी शीस्ट और प्लास्टर का उपयोग किया गया। उभारदार नक्काशी और मूर्तियों से सुसज्जित पैनलों से युक्त थे ये आले। इसमें बुत्कारा को पहली बार देखा गया। फिर तीसरा इवोल्यूशन भी हिंद यवनों के समय में हुआ। ये भी 2री शताब्दी ईसा पूर्व का रहा। इसमें भी मिनांडर प्रथम के सिक्के मिले। इसमें शीस्ट और प्लास्टर का उपयोग किया गया। फिर स्तूपों का जो चौथा इवोल्यूशन था वो परवर्ती हिंद यवन या फिर हिंद सीथियनों के टाइम का है। ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का उत्तरार्ध था। इस दौरान जो सिक्के मिले वो एजस द्वितीय के थे और इस समय तक स्तूपों में सोपस्टोन और प्लास्टर का उपयोग किया जाने लगा था। फिर 5वां इवोल्यूशन था वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व का था। इस समय के सिक्के कुषाण कालीन थे और इसमें सोपस्टोन और प्लास्टर का उपयोग किया गया था। अगली खबर भूतल विज्ञान से संबंधित है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक भारत का लक्ष्य 3 व्यक्तियों को समुद्र तल से 6000 मीटर की गहराई तक भेजना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी MOES के समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 6000 यानी मत्स्य 6000 नामक स्वचालित मानव युक्त पनडुब्बी 3 व्यक्तियों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगी। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में संसाधनों की खोज करना है। मत्स्य 6000 को राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई विकसित कर रहा है। ये सामान्य ऑपरेशन के तहत 12 घंटे और आपात स्थिति में 96 घंटे तक जल के भीतर रह सकती है। इसे डीप ओशन मिशन के तहत विकसित किया जा रहा है। डीप ओशन मिशन का उद्देश्य संसाधनों के लिए गहरे समुद्र का अन्वेषण करना है। साथ ही महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र से जुड़ी प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। ये ब्लू इकोनॉमी पहलों का समर्थन करने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। ब्लू इकोनॉमी आर्थिक समृद्धि, बेहतर आजीविका आदि के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग है। भारत में इसका आकार सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4% है। डीप ओशन मिशन को 2021 में मंजूरी दी गई थी तथा MOES इसका नोडल मंत्रालय है। इस मिशन को 5 साल की अवधि में लागू किया जाएगा।
डीप ओशन मिशन के प्रमुख घटक हैं गहरे समुद्र में खनन और मानव युक्त सबमर्सिबल के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास किया जाएगा। इसके अलावा महासागरीय जलवायु परिवर्तन परामर्श सेवाओं का विकास किया जाएगा। गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा। गहरे महासागर में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण का कार्य किया जाएगा। महासागर में ऊर्जा और मीठे पानी को प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा महासागर जीव विज्ञान के लिए आधुनिक समुद्री स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। अगली खबर आपदा प्रबंधन से जुड़ी है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विद्युत क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन योजना जारी की है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत क्षेत्र में उपयोगिताओं के लिए एक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराती है। ये फ्रेमवर्क आपदा शमन, तैयारी, आपातकालीन प्रतिक्रिया और रिकवरी प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक अग्र सक्रिय और एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने पर केंद्रित होता है। विद्युत क्षेत्र की वृद्धि सीधे तौर पर देश की आर्थिक समृद्धि से संबंधित है और इस कारण आपदा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कोई भी बाधा मानव जाति के लिए गंभीर कठिनाई पैदा करती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 37 के तहत भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय या विभाग को आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना जरूरी है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुरूप है। साथ ही ये कोप 21 और डीआरआर के लिए प्रधानमंत्री के 10 सूत्रीय एजेंडे के तहत भी संगत है। आपदा प्रबंधन योजना की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो आपदा या विपदा की गंभीरता के आधार पर हस्तक्षेप और कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर एक 4 स्तरीय संरचना का निर्माण किया जाना चाहिए। विद्युत उत्पादन स्टेशनों, पारेषण, वितरण जैसी विद्युत अवसंरचनाओं के जोखिमों का आकलन किया जाएगा और इसका उद्देश्य मात्रात्मक जोखिम का पता लगाना है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली अनिश्चितता को टाला नहीं जा सकता है, फिर भी विद्युत उपयोगिताएं अलग अलग जलवायु परिदृश्यों और परिसंपत्तियों पर पड़ने वाले इनके संभावित प्रभावों का आकलन करके जोखिमों का प्रबंधन कर सकती हैं। आपातकालीन स्थितियों और आपदाओं के समय सोशल मीडिया का संगठन के स्तर पर उपयोग किया जाना चाहिए और इसके द्वारा बेहतर तरीके से सूचना का प्रसार और आपात संचार किया जा सकता है और चेतावनी जारी की जा सकती है। स्वीडन ने यूरोप में दुर्लभ मृदा तत्वों के सबसे बड़े भंडार की खोज की है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स भंडार की खोज स्वीडन के आर्कटिक क्षेत्र किरूना में की गई है। किरूना में दुनिया की सबसे बड़ी भूमिगत लौह अयस्क खदान मौजूद है। दुर्लभ मृदा तत्व 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है। इसमें आवर्त श्रेणी के 15 लेंथेनाइड्स के अलावा स्कैंडियम और यट्रियम शामिल हैं। ये तत्व महत्वपूर्ण क्षेत्रकों के लिए आवश्यक घटक हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सेलुलर टेलीफोन, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, इलेक्ट्रिक वाहन और रक्षा क्षेत्र में गाइडेंस सिस्टम और लेजर आदि में उपयोग किया जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स में से कुछ सामान्य गुण हैं, जैसे कि अधिक चमक, उच्च विद्युत चालकता आदि। कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स में संदीप्ति यानी ल्यूमिनेसेंस, चुंबकत्व जैसे विशेष गुण भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा हल्के रेयर अर्थ एलिमेंट्स की तुलना में उच्च परमाणु भार वाले भारी रेयर अर्थ एलिमेंट्स कम मिलते हैं। हालांकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में काफी हद तक वितरित हैं, लेकिन इनका खनन ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और इसके पीछे उत्तरदायी कारण इनका जटिल प्रसंस्करण और गहन पर्यावरणीय प्रभाव हैं। वर्तमान में दुनिया के 80% से अधिक दुर्लभ मृदा प्रसंस्करण क्षमता चीन के पास है। भारत में विश्व का लगभग 6% रेयर अर्थ एलिमेंट्स भंडार है, लेकिन वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी मात्र 1% है और इसीलिए भारत ने कई कदम उठाए हैं जिससे कि इस हिस्सेदारी को बढ़ाया जा सके और इसके लिए भारत ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी काबिल की स्थापना की है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भारत क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप जैसे द्विपक्षीय समझौते किए हैं। विश्व में दुर्लभ मृदा तत्वों के सबसे बड़े भंडार अगर देखें तो वर्ष 2020 के आंकड़ों के मुताबिक रेयर अर्थ ऑक्साइड्स के भंडार सबसे ज्यादा चीन में है, उसके बाद वियतनाम, ब्राजील, रूस, फिर उसके बाद भारत का स्थान आता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, तंजानिया, कनाडा और साउथ अफ्रीका का स्थान आता है। और ये जो सीक्वेंस हमने आपको बताया है इसका स्रोत है यूएस जियोलॉजिकल सर्वे। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप यानी सीडीएस के बारे में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोषों को सीडीएस में भाग लेने की अनुमति प्रदान की है। वैकल्पिक निवेश कोष का मतलब भारत में स्थापित या फिर निगमित ऐसा कोई भी फंड है जो एक निजी रूप से जमा निवेश साधन है। ये निवेश के लिए बड़े निवेशकों से धन जुटाते हैं, फिर चाहे वो भारतीय हो या विदेशी।
ये फंड किसी ट्रस्ट या कंपनी या एक कॉर्पोरेट निकाय या फिर सीमित देयता भागीदारी के रूप में हो सकता है। CDS यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक वित्तीय व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव है जो एक निवेशक को दूसरे निवेशक के साथ अपने क्रेडिट जोखिम को स्वैप या ऑफसेट करने की अनुमति प्रदान करता है। इसमें खरीदार निरंतर प्रीमियम का भुगतान करता है और इसके बदले में विक्रेता डिफॉल्ट होने पर प्रतिभूति के मूल्य और ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत होता है। CDS का इस्तेमाल अनुमान और हेजिंग के लिए या फिर आर्बिट्रेज के रूप में किया जाता है। अगला टॉपिक है बासमती चावल। पहली बार भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने बासमती चावल के लिए पहचान मानकों को निर्दिष्ट किया है। बासमती चावल भारतीय उपमहाद्वीप में उगाई जाने वाली चावल की एक प्रमुख किस्म है। भारत बासमती चावल की कुल वैश्विक मांग की 2/3 की पूर्ति करता है। ये किस्म सार्वभौमिक रूप से अपने लंबे आकार के दानों, रोएदार बनावट और अनूठी सुगंध और स्वाद के लिए जानी जाती है। इस किस्म की विशिष्टता के लिए कृषि जलवायु परिस्थितियों के साथ साथ इसकी कटाई, प्रसंस्करण और इसकी पकने की अवधि उत्तरदायी है। अगली खबर है भूजल में यूरेनियम संदूषण के बारे में। केंद्रीय भूजल बोर्ड की एक हालिया रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया है कि 12 राज्यों के भूजल में यूरेनियम का स्तर स्वीकार्य सीमा से ज्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्तर 30 भाग प्रति बिलियन है। इस समस्या से पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित है और इसके बाद हरियाणा का स्थान आता है। यूरेनियम संदूषण के कई कारण हैं, जैसे कि जलभृत शैलों में प्राकृतिक यूरेनियम की कुछ मात्रा का पाया जाना, भूजल का अत्यधिक दोहन, यूरेनियम का स्रोत चट्टानों से बाहर निकालने के लिए उपयोग किए जाने वाले बाइकार्बोनेट। यूरेनियम इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसका स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे गुर्दे के कार्य में बाधा आती है और गुर्दे संबंधी रोग हो जाते हैं। साथ ही इससे हड्डियों में विषाक्तता आदि आ जाती है। अगला टॉपिक है नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि को लचीलेपन के लिए जल विभाजक क्षेत्र का कायाकल्प योजना यानी रिवॉर्ड योजना के अनुभव से सीखने के लिए उप सहारा देशों के अधिकारी कर्नाटक का दौरा करेंगे। रिवॉर्ड योजना राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों को वाटरशेड प्रबंधन के बेहतर तरीकों को अपनाने में मदद करने के लिए शुरू की गई थी। ये योजना विश्व बैंक, भारत सरकार, कर्नाटक और ओडिशा के बीच एक समझौता है। वाटरशेड या जल विभाजक क्षेत्र एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जो एक प्रमुख जलधारा द्वारा सिंचित या पोषित होता है। इस क्षेत्र को एकीकृत जल और भूमि संसाधन प्रबंधन के लिए योजना निर्माण की एक उपयोगी इकाई माना जाता है। प्रभावी वाटरशेड प्रबंधन अधिक लचीली खाद्य प्रणाली का निर्माण करते हुए वर्षा सिंचित क्षेत्रों में आजीविका बढ़ाने में मदद कर सकता है। अगला टॉपिक है व्हाइट टफ्टेड रॉयल तितली। ये तितली की एक दुर्लभ प्रजाति है। इसे हाल ही में केरल के कलियाड़ में देखा गया है। इससे पहले इस प्रजाति को अगस्त्यकूडम और शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया था। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत संरक्षित है। लेपिडोप्टेरा कीटों का एक विशाल गण है। इसमें तितलियां और शलभ और पतंगों के अलावा बहुत से कीट आते हैं। लेपिडोप्टेरा के जीवन चक्र में 4 चरण होते हैं: अंडा, लार्वा यानी कैटरपिलर, प्यूपा यानी क्राइसालिस और वयस्क यानी इमागो। अगला टॉपिक है इंडियन स्किमर। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी का ज्वारनदमुख इंडियन स्किमर के लिए प्रमुख निवास स्थल बन गया है। इंडियन स्किमर एक जलीय पक्षी है। ये पश्चिमी और पूर्वी भारत के तटीय मुहानों में पाया जाता है। हालांकि इसके सामने मुख्य खतरे हैं मत्स्यन गतिविधियों की वजह से, नदियों और झीलों के शरण की वजह से, आवारा और घरेलू कुत्तों के द्वारा शिकार की वजह से। IUCN में इसकी स्थिति एंडेंजर्ड की है। अगला टॉपिक है मार्ग यानी मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। स्टार्टअप इंडिया नवोन्मेषण सप्ताह के दौरान मार्ग मेंटर मास्टर क्लास का आयोजन किया गया। मार्ग स्टार्टअप इंडिया का नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है। ये अलग अलग क्षेत्रों, कार्यों, चरणों, भौगोलिक क्षेत्रों और डोमेन में स्टार्टअप्स के लिए मेंटरशिप को सुगम बनाने के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। मार्ग पोर्टल के उद्देश्य हैं स्टार्टअप्स को उनके जीवन चक्र के दौरान मार्गदर्शन, आरंभिक समर्थन और सहायता प्रदान करना, मेंटर्स और उनके संबंधित मेंटीज या प्रशिक्षुओं के बीच बुद्धिमत्तापूर्ण मैच मेकिंग और एक परिणामोन्मुख तंत्र की सुविधा प्रदान करना। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। भारत और गुयाना तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर अवस्थित है।
ये गुयानाज का हिस्सा है जो दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में गुयाना शील्ड पर स्थित एक क्षेत्र है। ये एक प्राचीन स्थिर भूवैज्ञानिक संरचना है जो उत्तरी तट का एक भाग है। गुयानाज में गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना शामिल हैं। ये वेनेजुएला, ब्राजील और सूरीनाम से घिरा हुआ है। गुयाना में ज्यादातर पर्वतीय उच्चभूमि, निचले तटीय मैदान और दक्षिण में सवाना घास स्थल हैं। इसका उच्चतम बिंदु रोरेमा पर्वत है और निम्नतम बिंदु अटलांटिक महासागर है। और अगला चर्चित स्थल है युगांडा। यहाँ की राजधानी कंपाला है। युगांडा ने घातक इबोला रोग के उन्मूलन की घोषणा की है। ये दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला भू आबद्ध देश है। ये पूर्व मध्य अफ्रीका में स्थित है। ये पूर्व में केन्या, उत्तर में साउथ सूडान, पश्चिम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दक्षिण में रवांडा और तंजानिया से घिरा हुआ है। इसका उच्चतम बिंदु रुवेजोरी पर्वत श्रेणी के माउंट स्टेनली पर स्थित मार्गरीटा पीक है। युगांडा अफ्रीकी ग्रेट लेक क्षेत्र में अवस्थित है। इसमें विक्टोरिया झील का एक हिस्सा शामिल है। अन्य झीलें एडवर्ड झील, जॉर्ज झील, अल्बर्ट झील और क्योगा झील है। और युगांडा की प्रमुख नदियां हैं अल्बर्ट नील और विक्टोरिया नील। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।